सवाल पब्लिक का शो पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल जाहिर है, सवाल पब्लिक का मतलब ऐसा शो जिसमें सीधे पब्लिक खुद सवाल पूछती है। तरीका बेहद आसान है। आप अपने मोबाइल कैमरे से सवाल रिकॉर्ड कर लें और हमें 8097471285 पर भेज दें। अब आज के मुद्दे पर हम सीधे आते हैं। जेएनयू में फिर से बवाल हो गया है। जेएनयू है तो बवाल लाजमी है। बवाल इस बार इसलिए है कि वहां की एकेडमिक काउंसिल ने एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को कैसे टैकल किया जाए, इसे पढ़ाना है। काउंटर टेररिज्म का कोर्स है। इस कोर्स का नाम सुनते ही जेएनयू के कुछ छात्रों ने, लेफ्ट समर्थित संगठनों ने ऐसी अपनी जाहिर करनी शुरू कर दी है अपेक्षा कि मानो जैसे बिल्कुल मिर्ची लग गई हो। वृंदा करात ने एक तरफ बिल्कुल अपना मोर्चा साफ खोल दिया है, जैसे कि जेएनयू में अब राइट विंग कोई लोग और प्रदर्शन करने वाले कुछ ऐसी ताकतें शामिल होने वाली हैं कि इसके बाद डेमोक्रेसी का अंत हो जाएगा। कम से कम इनका ऐसा अंदाजा है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देना चाहती हूं कि ये कोर्स असल में है क्या और इसमें क्या किया जाएगा, और लोग इस वक्त क्या कुछ पहले ही जरूरत से ज्यादा इसका विरोध करना शुरू कर दिया है लोगों ने। और पहले मैं आपको बताऊं, जेएनयू का ये काउंटर टेररिज्म का जो कोर्स है, पूरा नाम है इसका काउंटर टेररिज्म एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर कोऑपरेशन अमंगस्ट मेजर पावर्स। ये है कोर्स का पूरा नाम। हिंदी में अगर इसको बताऊं तो आतंकवाद, असम्मित संघर्ष और प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग के लिए रणनीतियां। अब ये अमूमन आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में तो ये कोर्स आम होता है और बहुत लोग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में ये कोर्स पढ़ते हैं। और काउंटर टेररिज्म में ऐसी कोई बात है नहीं कि आपको सडनली सोचना पड़े कि ये काउंटर टेररिज्म के बाद इस देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये किनको पढ़ाया जाएगा। ये किनको पढ़ाया जाएगा? बीटेक, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बीटेक करने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन में अगर एमए करना है तो उन छात्रों और छात्राओं के लिए ये एक ऑप्शनल कोर्स है। ये भी नहीं कि ये बिल्कुल आपको जरूरी करना है, ऑप्शनल कोर्स है जिसे बीटेक के बाद एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में करने वाले लोगों को ये कोर्स पढ़ाया जा सकता है। इस कोर्स को 17 अगस्त 2021 में जेएनयू की अकादमिक परिषद में मंजूरी मिली थी और उसके बाद ये कोर्स इंट्रोड्यूस कराने की बात चली। अब इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों है, क्या है और क्या सवाल है पब्लिक के इस पर, जो हम सवाल पब्लिक को पूछ रहे हैं। अब ये हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं। क्यों मचा है इतना कोहराम इस सवाल पर? कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद में 21वीं सदी में इसके बारे में जो एक चैप्टर है, इसकी वजह से इसके यहाँ बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बुक में बताया गया है कि कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद ने 21वीं सदी में आतंकवादी हिंसा को जन्म दिया। अब ये नेचुरल सी बात है, ये आज की सच्चाई नहीं है, ये कई सालों से दुनिया के सामने है। इस पर क्यों है बवाल? सुनिए अगली बात। कुरान की गलत व्याख्या की वजह से जिहादी हिंसा को बढ़ावा है, ये कहा गया है। इसमें क्या नया कहा गया है? ऐसा कई लोग कहते हैं कि सारे इस्लाम जो कहता है कि कुरान में लिखा गया है कि अगर जिहाद करोगे तो आप जाओगे जन्नत में, ये कई लोग इसकी दलील देते हैं। इसमें यही कहा गया है कि कुरान को इसका दोष देना सही नहीं है। इसमें क्या गलत बात कह दी इस कोर्स में, पता नहीं। तीसरी बात, सुइसाइड अटैक का, ऐसे आतंकवाद में मौत का
महिमा मंडन किया जाता है। ऐसी कोई महिमा मंडन है नहीं कुरान में कहीं पर भी। ये कोर्स बताता है, सही बात है। कुरान कब कहता है कि सुसाइड अटैक से आपको जन्नत मिल जाएगी? ये पढ़ाने में क्या दिक्कत है? पता नहीं। अब जाते हैं, कट्टरपंथी इस्लामी धार्मिक मौलवियों ने साइबर स्पेस के जरिए आतंकवाद का प्रचार किया है। इसमें कहाँ दो राय है? इस देश में भी आप देखेंगे कि कई लोगों के खिलाफ ऐसे केस भी चल रहे हैं। जाकिर नायक एक केस है। जाकिर नायक इंडिया में वांटेड है और साइबर स्पेस को उन्होंने यूज किया है। ये भी एक नेचुरल सी बात है, पब्लिक डोमेन में है, इसमें हर वक्त चर्चा चलती रहती है, लेकिन ये पढ़ाने पर प्रॉब्लम है। अब देखिए, यूएसएसआर और चीन ने बड़े पैमाने पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। यह भी स्टेटेड फैक्ट है कि यूएसएसआर और चाइना ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया है। यह भी कहा जाता है, अगर इस कोर्स में कह दिया तो इसमें क्या बुरी बात हो गई। और लास्ट, कुछ देशों ने कैसे उग्रवादियों और आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराए, इसमें कहीं कोई दो राय है? पाकिस्तान कैसे देता है हथियार, पहुंचाता है लोगों को, इसमें कहीं कोई दो राय हो सकती है भारत देश में। लेकिन इसकी व्याख्या अगर की जा रही है इस काउंटर टेररिज्म कोर्स में, तो लोगों को इस पर भी प्रॉब्लम है। तो मुद्दे पर आज सवाल ये उठता है कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है इस एक इशू को लेकर कि इस बार जेएनयू में काउंटर टेररिज्म का जो कोर्स आया है, कुरान की सही व्याख्या जेएनयू क्यों नहीं मानता, इसको एक मुद्दा, और जिहाद का सही अर्थ ठीक से नहीं समझे और अनर्थ कर दिया। यही है आज जेएनयू में इस पूरे मुद्दे पर मुखालफत। ये सवाल आज पब्लिक उठा रही है, और सवाल पब्लिक जो उठा रही है उसे हम पूछेंगे आज अपने विशेषज्ञों से। हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, शाजिया इल्मी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, सौरभ शर्मा एक्स जॉइंट सेक्रेटरी है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, सायरा शाह हलीम सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ हैं शुभांशु सिंह, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन। शुभांशु सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ऐसा क्या गलत कह दिया इस काउंटर टेररिज्म कोर्स में जो इतनी मुखालफत हो रही है इस कोर्स की कि इसे पढ़ाना नहीं चाहिए, इससे शायद बच्चों का अकादमिक फ्यूचर जो है इससे हिल जाएगा? इसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पर इतना ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है? देखिए, इस ऑब्जेक्शन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो आज एकेडमिक काउंसिल की जो फंक्शनिंग होता है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में या पूरे देश भर में, जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल तबाह कर एक फैसला लिया जाता है, जिसमें जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो ऑब्जेक्टिव है सरकार का, जो आज रूल कर रही है उस विचारधारा का, उसके तौर पे वो काम किया जाता है, जिसमें डेमोक्रेसी का बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये कोर्स 17-18 जो सेशन था उसमें भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर विरोध हुआ, और जो एकेडमिशियंस थे वो अपनी बात रखें कि कैसे एक धर्म को टेररिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। इस्लामिक टेररिज्म का नाम इटसेल्फ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में बता रहे हैं तो इसका मतलब एक धर्म को आप आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आतंकवाद की पढ़ाई हमारे जेएनयू में होती है, अलग अलग कोर्सेज हैं। एसआईएस में भी एक अलग से सेंटर है जिसमें डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट और ये डिप्लोमेसी की बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बात होती है। लेकिन आज जिस परिदृश्य में, जिस राजनीतिक परिदृश्य में हम रह रहे हैं, उसमें एक ऑर्डर आता है ऊपर से। जब वो ऑर्डर आता है ऊपर से तो उसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि आपको किस तरीके से धर्म को इतर करके एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है।
और उसमें एक प्रक्रिया है कि आप कोर्सेज इंट्रोड्यूस कीजिए जहां पे एक व्यवस्थित तौर पर जो एजेंडा या ऑब्जेक्टिव आज सरकार का है या उन लोगों का है जो अलग अलग दल सारे आम लोगों को पीट रहे हैं, चाहे वो चूड़ी वाला हो, चाहे वो जैन की बात हो, चाहे वो जंतर मंतर पे उठे नारों की बात हो, ऐसे लोग हैं। लेकिन उसको आतंकवाद से कभी नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि वो एक विचारधारा के लोग हैं जो कि आज सत्ता में मौजूद हैं, और जब सत्ता में मौजूद है उन्हीं का शुभांशु जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल ये है कि टेरर या आतंकवाद का किसी धर्म से क्या लेना देना है? बिल्कुल, यही मेरा मानना है। आज तक किसी तो काउंटर टेररिज्म में अगर कहा जा रहा है कि कुरान में सीख दी है कि जिहाद में करना, ये कहना गलत है, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें गलत ये तो यही जा रहा है कि कुरान ने ऐसा नहीं कहा है, कुरान को बदनाम मत करिए। नहीं, पहले पॉइंट पे जब मैंने बात करी उसमें सबसे पहली गलत यह है कि जब भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस, कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग एसेंशियल है। हमने स्टूडेंट कम्युनिटीज ने बहुत कोर्सेज की डिमांड उठाई है, चाहे वो जेंडर बेस्ड कोर्सेज हो, चाहे वो एंटी कास्ट बेस्ड कोर्सेज हो, जो कि पढ़ाए जाने चाहिए। हमारे देश में तो जरूर पढ़ाने चाहिए, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि उसमें ये टकराव है। उस टकराव को खत्म करने के लिए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि उस टकराव को स्टूडेंट्स ही तय करेंगे कि कब उनको क्या कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए, कब वो तोड़फोड़ करेंगे, कब वो स्ट्राइक करेंगे। पढ़ाई होनी चाहिए और काउंटर टेररिज्म में। शुभ्रांशु जी, एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप नेता ज्यादा और स्टूडेंट कम है, थोड़ा स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए। मैं सौरभ शर्मा जी, जेएनयू का नाम लेते ही पहले नेतागिरी होती है, बाद में एकेडमिक्स पे बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि काउंटर टेररिज्म आजकल के समय में सबसे ज्यादा जरूरी कोर्स है स्ट्रेटेजिक और फॉरेन रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग में। अब उसमें अगर ये बातें कुछ कही गई हैं तो इनमें मुझे ऐसा कोई भी विचित्र चीज नहीं नजर आ रही कि ये कोई विचित्र चीज है, पहली बार कही गई है, ये सच्चाई लोगों को पता नहीं है। ये जेएनयू में इसकी मुखालफत किस ग्राउंड पर हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स आपने सबसे पहले इतना अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि जिस बात पे इतना ज्यादा पॉलिटिक्स और बवाल हो रहा है वो ऑलरेडी वो एक टॉपिक है एक बड़े सिलेबस का। रही बात स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की, जिसको SIS की तरफ से बोलते हैं, और सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी कोर्स किसी भी स्कूल में या किसी भी सेंटर में हमारे JNU में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वहां पे जितने भी प्रोफेसर हैं उनके सामने सबसे पहले डेमोक्रेटिक तरीके से चर्चाएं होती हैं। और मैं बताऊं, जो लोग आजकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं शायद उनको पता है कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल डिफिनीशन क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मुझे लगता है उनको जाके दोबारा और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने पार्टी में उनसे पूछना चाहिए डेमोक्रेसी होता क्या है, और JNU का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लें। उसके बाद जब यहाँ पे JNU के सेंटर में, जिस सेंटर में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वहां बाकायदे चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के बाद वो स्कूल लेवल से एकेडमिक काउंसिल में जाता है। एकेडमिक काउंसिल में जाने पे वहां एक रिपोर्टिंग एजेंडा होता है। वहां पे ये होता है कि हमारे सेंट्रल से ऑलरेडी पास हो चुका है और ये यहाँ पे रिपोर्टिंग आइटम के लिए है। मेरा क्वेश्चन ये है और मेरा उसके साथ साथ सोल्यूशन ये है कि आप आज क्यों इतना परेशान हो? ये तो कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों से सिलेबस है, कई सारे प्रोफेसर उस पर डिबेट कर चुके हैं। कई सारे प्रोफेसर, या तो आप ये अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट समझते हैं कि प्रोफेसर आपसे कम पढ़े लिखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहीं भी रिलीजन या कहीं भी अगर टेररिज्म की बात आती है तो आप लोग को प्रॉब्लम क्यों होती रहती है? अरे जब आप बोल रहे हो कि डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तो इस मुद्दे पे डिबेट डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कि JNU का जो फ्लेवर है, JNU का जो स्ट्रेंथ है, वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी होने का मतलब यह है कि हम इंजीनियरिंग का होते हुए भी हम इंटरनेशनल इश्यूज को हम समझ सके, हम पढ़ सके। और रही बात जहां भी टेररिज्म की बात आती है, जहां भी रिलीजियस कट्टर पंथ की बात आती है, तो वहां पे
हमारे इंजीनियर्स जो खासतौर से ये बीटेक एमटेक के लोग पढ़ेंगे या बीटेक एमएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ेंगे तो ही तो वो जान सकते हैं। सौरभ शर्मा जी, इतनी दूर जाने की बात ही क्या है। सायरा शाह हलीम जी, मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रही हूं कि आज की दुनिया में आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अब टेरर या काउंटर टेरर ना पढ़ना कोई ऑप्शन है क्या आज के हमारे स्टूडेंट्स के लिए? काउंटर टेरर और टेररिज्म का स्टडी करना फॉरेन रिलेशंस में कैसे, आप तस्वीरें देख लीजिए, अभी सीधा ये काबुल की तस्वीरें हैं, ये एक टेलीविजन चैनल की तस्वीरें हैं जहां न्यूज रीडर पढ़ रहा है और कह रहा है तालिबान यहां बड़ा शांतिपूर्वक यहां पे चल रहा है, पीछे 2 गनमैन खड़े हैं AK-47 जाने क्या क्या पकड़कर, क्या क्या उनके हाथ में है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सायरा शाह हलीम जी, आज के दौर में क्या आप डिनाई कर सकती हैं कि काउंटर टेररिज्म जो है वो बहुत बहुत जरूरी सब्जेक्ट है और इस पे इस तरह का विवाद करना शायद आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही डिफीट कर रहे हैं? देखिए नविका जी, 2 चीजें होती हैं कि एक धर्म की जो बात होती है ना, एक टाइम था जब समाज इतना इवॉल्व नहीं था, तब ये एक जो धार्मिक जो चीजें होती थी वो एक सोसाइटी समाज में एक डिसिप्लिन एक ऑर्डर लाती थी। अब धर्म के नाम पर जो विवाद हो रहा है और कट्टरपंथी होता है तो ये रिलीजन का नहीं है, ये जो कुछ लोग ठेकेदार बन गए हैं धर्म के वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है फंडामेंटलिस्ट जो फोर्सेस है कट्टरपंथी। तो तालिबान को आप इस्लाम से मत जोड़िए, क्योंकि आप तालिबान की आप दहशतगर्दी देखेंगे इतिहास में अगर जाके देखेंगी तो ज्यादा विक्टिम्स कौन थे, वो मुसलमान थे। तो मुसलमान ही अगर अफगानिस्तान से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो असाइलम लेने की कोशिश कर रहे हैं और रेफ्यूजी बने हुए हैं, वो अमेरिका से भीख मांग रहे हैं और यूके से भीख मांग रहे हैं, इंडिया से बोल रहे हैं भैया हमें ले लो असाइलम, तो ये लोग जो भागे हुए लोग हैं वो मुसलमान ही हैं। अब आपका मतलब है कि मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर, नहीं, तो आप तालिबान या ISIS या कोई भी कट्टरपंथी संस्था हो, आप प्लीज इसको इस्लामिक धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि इस्लाम का अर्थ होता है शांति, इट इज अ रिलीजन ऑफ पीस। और कुछ लोग हो गए हैं जो धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, जो बोलते हैं, इंडिया में भी कट्टरपंथी एक संस्था जो ठेका ले रही है, मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म का। नहीं, हमारे हिंदू भाई बहन वैसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुइज्म सिखा रहा है आप जाके लिंचिंग करो, नहीं, हिंदुइज्म सिखाता है आप सारे रिलीजन्स। मैडम ये हिंदुइज्म की पढ़ाई नहीं है। आई डोंट नो कंफ्यूजन किस बात पे, ये काउंटर टेररिज्म की पढ़ाई है, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कहा गया। और मैंने आपको 4 पॉइंटर्स दिए हैं, बहुत कुछ कहा गया है, इसमें हिंदू मुस्लिम आया कहां से, इसमें लिंचिंग, काउंटर टेररिज्म में आप लिंचिंग डिस्कस करना चाहती हैं, काउंटर टेररिज्म में आप लिंचिंग डिस्कस करना चाहती है। शहजाद पूनावाला ये कहते हैं कि हमारे माइंडसेट में या JNU में अब जो माइंडसेट है या जो एकेडमिक काउंसिल है या जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, इसमें माइंडसेट प्रॉब्लम है। मुझे ये बता दीजिए, सायरा शाह हलीम जी ने अभी जो आर्ग्यूमेंट दिया है, इसमें माइंडसेट प्रॉब्लम किसकी दर्शा रहे हैं? मैं नाविका जी, आप मुझे खत्म करने दीजिए बात। नहीं, खत्म तो आपने कर दिया, डिबेट ही खत्म कर दिया। आप लिंचिंग काउंटर टेररिज्म में पढ़ाना चाह रही हैं। नहीं, यहाँ पे आप इंटेंशंस मैलिफाइड है, जिस तरह से ये कोर्स बकायदा कैसे मैलिफाइड है, मुझे समझा दीजिए, मैं समझने के लिए बैठी हूँ। सारा देश समझना चाहता है कि मैलिफाइड कहाँ से है काउंटर टेररिज्म में। अगर ये पढ़ाया जाए कि कुरान ऐसा नहीं सिखाता कि सुसाइड बॉम्ब करने से आप जन्नत चले जाओगे या जिहाद करने से जन्नत चले जाओगे, ये नहीं सिखाता कुरान। इसमें कहां पे मैलिफाइड इंटेंशन है? शहजाद पूनावाला, क्या आप सायरा शाह हलीम से कम मुसलमान हैं? उनको इसमें मैलिफाइड नजर आ रहा है? क्या आपको मैलिफाइड नजर आ रहा है शहजाद?
तरीके से जो भी देखिए, वो चीखना बंद करे तब मैं अपनी बात रखूं, अन्यथा व्यूअर्स का भी समय बर्बाद होगा और किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके बात रखते हैं, 45 मिनट की एक एक करके बात रखते हैं। सायरा शाह हलीम, देयर इज 45 मिनट्स ऑन द डिबेट, तो सबको मौका मिलेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए। देखिए, दो ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्शन जो शुभांशु ने कहा कि ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ। मैं शुभांशु जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि जब जेएनयू में दूसरी विचारधारा की चीज़ों को अलाउ नहीं की गई स्पेस, वहाँ पे उनका बॉयकॉट और बहिष्कार किया गया, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो बाकी के प्रोग्राम्स हो, तब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। एनीवेज, मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता, मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि किसी भी धर्म को आतंक के साथ या आतंक को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। तो फिर मुझे बताइए, अभी सायरा शाह हलीम ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी ही करते हैं, मैं बात से एग्री करता हूँ। तो फिर आपने मतलब इनकी मंडली ने जय श्री राम युद्ध घोष है ऐसा पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था? नाविका, आपके ही शो पे मैंने शायद इस पे डिबेट की थी। जय श्री राम तो 5000 सालों से बोले जाने वाला नारा है जो हर एक हिंदू और हर एक मुसलमान लगाता है। एक सेकंड सायरा जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास कुछ आंकड़े, क्योंकि नाविका का सवाल पब्लिक का है और सवाल पब्लिक का होता है तो जवाब भी जो है वो तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 2015 के बाद यूरोपियन यूनियन की स्टडी है कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए जिसमें लोग मारे गए, 70% बोको हराम, अल कायदा और इसके अलावा तालिबान और आईसिस की वजह से मारे गए। ये इनकी विचारधारा क्या है? सलाफी इस्लाम। इनका लक्ष्य क्या है? शरीयत कायम करना। इनका तरीका क्या है? दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ चलना। ये इसका सोर्स क्या है? इसका स्रोत क्या है? सायरा शाह हलीम को तब बुरा नहीं लगा जब ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ऐसे नाम रखते हैं आतंकी संगठन। कितनी बार सायरा शाह हलीम प्रोटेस्ट करने गई? मुझे बताना जरा, कितनी बार गई? अच्छा, शुभांशु जी कहते हैं कि मैं कभी धर्म को नहीं जोड़ता आतंक के साथ। ये इनका ट्वीट है, ये इनका ट्वीट। एक सेकेंड मैडम आप रुक जाइए, मैडम आप रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिए। लोकतंत्र की बड़ी दुहाई झाड़ रही थी आप, अब लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट करते हैं ना, लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट करते ना मैडम आप रुक जाइए। आप तालिबान की, आप आईसिस की प्रवक्ता है। आयु प्रवक्ता ऑफ बोको हराम, आयु प्रवक्ता ऑफ आईसिस, आयु प्रवक्ता ऑफ अल कायदा, आप तालिबान की प्रवक्ता है। क्या आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं तालिबान, ऑब्जेक्शन क्या है? सायरा शाह हलीम जी, आपकी ऑब्जेक्शन क्या है? कट्टरपंथियों के बारे में उन्होंने कहा है कि कुरान का सहारा कट्टरपंथी नहीं ले सकते। इसमें गलत क्या है शहजाद? मेरी अब तक समझ में नहीं आया। अगर इस कोर्स में ये पढ़ाया जाए, मेरी बात तो हो जाने दीजिए सायरा, दिस इज नॉट फेयर। सायरा शाह तरीका नहीं है ये। देखिए, ये दारुल अरब, ये दारुल हरब का तरीका। एक मिनट, मैं सायरा शाह हलीम जी से एक सिर्फ सवाल पूछना चाहती हूँ। सायरा शाह हलीम, वर्ल्ड ओवर काउंटर टेररिज्म पर कोर्सेज हैं या नहीं है? देखिए जरूर होंगे। मैं ये कह रही हूँ, एक प्रोसेस अपनाया जाता है। नहीं, अब आप प्रोसेस पे आ गई है। काउंटर टेररिज्म नया सब्जेक्ट है या इसको पढ़ने में कोई बुराई है? आप मुझे बता दीजिए। हवा है उत्तर प्रदेश में चुनाव की हवा है, बना के रखा हुआ है। ऑलरेडी कैंपेनिंग चल रही है। हमें जो है, हमें कम से कम भारत को बचाना है, हमें डी रेडिकलाइज करना है। ये जो पार्टियां हैं ना यहाँ पे, इनको अच्छा लगता है ये रेडिकलाइज करने का, इनका काम है। ये एक नेक्सस है, आप समझिए। यहीं से निकलते हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम। आप देखिए, ये इनका मकसद है। ये चाहते नहीं है कुरान की अच्छी व्याख्या हो, ये चाहते हैं जिहाद का जो व्याख्या है जिसकी वजह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उग्रवाद हो रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। मतलब मारने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मरने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह। इनको मजा आ रहा है, ये इनका रास्ता है। ये जो शुभ्रांशु और सायरा शाह हलीम के लोग हैं ना, मार्क्सिस्ट, ये उनका तरीका है। आप समझिए, ये बहुत शातिर दिमाग ऐसे लोग हैं, ये चाहते नहीं है कि कुरान की अच्छी व्याख्या बताई जाए। देखिए, ये आरएसएस अपॉलोजिस्ट जो बैठी है, शाज़िया इल्मी जी, ये जरूरी है। मुझे बोलने दीजिए, आरएसएस अपॉलोजिस्ट जो बैठी है, जो दल बदलती रहती है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सायरा शाह हलीम
जी, सायरा शाह हलीम जी, एक मिनट, सायरा शाह हलीम जी, शाजिया इल्मी ने पहली बात अपनी रखी है। सायरा शाह हलीम जी, शाजिया इल्मी ने अपनी पहली बात रखी। पहले आपने शहजाद को बोलने नहीं दिया, अब आप शाजिया को बोलने नहीं दे रही हैं, तो ये डेमोक्रेटिक तरीका है क्या? एक मिनट, सायरा शाह हलीम जी, सायरा शाह हलीम जी, अगर आप समझती हैं कि कुरान को सिर्फ आप ही समझती हैं, शाजिया इल्मी या शहजाद नहीं समझते, तो ये गलत हो जाएगा। शाजिया बोल ले और फिर मैं आपके पास आऊंगी, पर इससे पहले कि शाजिया बोले, इस वक्त हमारे पास सवाल पब्लिक का शो पर पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। पब्लिक के सवाल पहले सुनते हैं, फिर मैं जाती हूं शाजिया इल्मी के पास। मेरा सवाल यह है कि कुरान या किसी धार्मिक ग्रंथ में अगर कुछ गलत इंटरप्रिटेशन है और उसे सही करके बताया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? टाइम्स नाउ भारत पे मेरा सवाल ये है कि क्या JNU ने हर बात का विरोध करने की ठान रखी है? मोटी बात सबसे यही है। और ये महिला जी जो पूछ रही थी उत्तर प्रदेश से सवाल, शाजिया अदिति सिंह ने पूछा जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या JNU ने, शाजिया जी एक मिनट, सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का सवाल पहले सुन लीजिए। पब्लिक ने ये सवाल पूछा है कि क्या JNU ने ये ठान रखा है कि हर चीज का विरोध करना है? पब्लिक की ये इंप्रेशन है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर जहां भी कट्टरपंथी की बात आती है या टेररिज्म की बात आती है, तो JNU के एक ऐसा ग्रुप है, खासतौर से हम सीधे यहाँ बोल सकते हैं कि वामपंथी ग्रुप, वो तुरंत उस कट्टरपंथी और टेररिज्म को मुस्लिम से जोड़ देता है, और मुस्लिम से जोड़ देता है कि उस पर वो हंगामा करता है। वो ये दिखाना चाहता है कि हम मुस्लिम के बहुत बड़े हितैषी हैं। जिसको देखना है, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो अपने आप को समझ सकते हैं कि कौन किसका हितैषी है, कौन किसका हितैषी नहीं है। आज जब डेमोक्रेसी की जब लोग बात उठाते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी चर्चा होनी चाहिए, जब JNU का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक फ्लेवर है इंटरडिसिप्लिनरी का, उसके तहत जब ये पढ़ाया जा रहा है कोर्सेज सभी लोगों को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सुभ्रांशु जी, क्या प्रॉब्लम है? सवाल दूसरा कि सिर्फ कुरान की बात नहीं है, अगर किसी भी धर्म में गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो इसको सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो सवाल। और हर वक्त JNU विरोध मोड में क्यों रहता है? ये सवाल है पब्लिक का। जवाब मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, आपने कुरान का एग्जांपल दिया, मैं मनुस्मृति का एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या मनुस्मृति जब बोलता है कि कोई दलित या कोई पिछड़ा अपने मुख से कहीं नहीं बोलता है मनुस्मृति, आप जबरदस्ती आप लोग का ये इंटरप्रिटेशन है, पनिशमेंट मिलेगा, उसको कील ठोक दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, तो उस टेक्स्ट के बारे में बात किया जाएगा। ये आतंकवाद नहीं है क्या? ये धार्मिक कट्टरता या धार्मिक आतंकवाद नहीं है? क्यों इसको कोर्ट में ना लाकर सेंसिटाइज किया जाए और ये मनुस्मृति में जो कुछ भी लिखा गया है सुभ्रांशु जी, इस देश में उसका भयानक विरोध हुआ है। और आप ये मत कहिए कि मनुस्मृति का विरोध नहीं हुआ या कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ मिस इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं है। शाजिया जी यहाँ तो सही बात बताई जा रही है कुरान के बारे में कि आप कुरान को गलत मत इंटरप्रेट करिए। क्योंकि उनको मजा ये चाहते हैं कि आप ये सदाइन हमले हों, आत्मघाती हमले हों, ये चाहते हैं टेररिज्म बढ़े, ये चाहते हैं ज्यादा जो है मुसलमानों पर चोट आए, क्योंकि इनकी सियासत उस पर बेस्ड है। इन्हें अच्छा लगता है इस्तेमाल करना मुसलमानों को, इसीलिए एक्सपोज कर रही है लोगों को। ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वामपंथी डामपंथी सब एक है। और ये बताना चाह रही है बोलने गई थी जामिया में, बोलने नहीं दिया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग हैं, पीछे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग हैं। अब आगे निर्भर क्या करने लगे? ये लोग बंदूक लिए हुए हैं, स्पीच वाले लोग हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग हैं। ये मुझे ट्रिपल तलाक पर जामिया में बोलने नहीं दिया, जामिया से पास आउट हुए टॉपर, वहाँ पे बोलने नहीं दिया मुझे। ये वो लोग हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग हैं। ये मुझे ट्रिपल तलाक के मौजू पर मेरी अपनी सुभ्रांशु जी आप JNU से पढ़े हैं, उसका कितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आज आप दर्शकों को दे रहे हैं। आप रुकते नहीं है, किसी को बोलने देते नहीं है, और आप दुहाई दे रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली
डेमोक्रेटिकली और लोकतांत्रिक तरीके से डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद ही जेएनयू में कोई कोर्स शामिल होना चाहिए। और कितना डेमोक्रेसी आपको समझ में आ रहा है, ये आज पूरा भारत देख रहा है। मैं आपका फेडर करूंगी डाउन, क्योंकि आप अपने समय से बहुत ज्यादा बोल चुके हैं। 1 मिनट और शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगी, जो सभ्य तरीके से उंगली उठाकर अपनी चांस की इंतजार में, शायद उनको अभी तक बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपका करूंगी फेडर डाउन, शहजाद पूनावाला। देखिए नाविका जी, कुछ बुनियादी सवाल उठाने ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया हमारी सायरा शाह हलीम के द्वारा कि मनुस्मृति या किसी ने मनुस्मृति के साथ तुलना की। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ पर मनुस्मृति को हाथ में लेकर कोई वर्ल्ड ट्रेड टावर को तोड़ने चला गया हो, बॉम्ब ब्लास्ट करने चला गया हो। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ पर जय श्री राम बोलकर आत्मघाती बम ब्लास्ट करवाए गए हो, जहां पर इस तरीके से हो रहा हो। ये जो तुलना की जाती है बार बार, केवल और केवल इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को जस्टिफाई करने के लिए हिंदू आतंकवाद की एक कल्पना खड़ी जाती है। हिंदू इज अ लिंचर, जय श्री राम युद्ध घोष है। ये एक शुतुरमुर्ग मानसिकता का एक परिचय है। मुझे पूरी बात तो करने दीजिए मैडम, प्लीज प्लीज हैव सम टॉलरेंस। मुझे एक बात बताइए नाविका जी, किस देश में जहां पर शरिया लागू है और जो शरिया के लिए ये लोग कवायद कर रहे हैं, ये तमाम संगठन इस्लाम के नाम पर, कहां पे लोकतंत्र है? क्या अफगानिस्तान में लोकतंत्र की लड़ाई हो रही है? क्या कश्मीर में जो लड़ाई बुरहान वानी लड़ रहा था वो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कर रहा था? क्या चेचनिया में लोकतंत्र के लिए हो रहा था? क्या सीरिया, इराक, ईरान, लिबिया, यहां पे लोकतंत्र की लड़ाई हो रही थी? वहां पर शरिया का इस्लामिक राज को और बढ़ाने के लिए और काफिरों के खिलाफ एक दारुल हरब के माध्यम से दारुल इस्लाम कायम करने के लिए हो रही थी। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है? सायरा शाह हलीम की दिक्कत यह है कि वो हमेशा लेजिटिमाइज करना चाहती है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। वरना वो मुझे एक बात बता दे, आज तक उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद हुआ कश्मीर में 1990 में, क्या ऐसे शब्द उनकी पार्टी जिसको सपोर्ट करती है कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी ऐसी बात कही है क्या? क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी स्टैंड लिया है क्या कि जो तालिबान कर रहा है वो एक इस्लामिक एग्रेसिव सायरा शाह हलीम, सवाल सीधा आप पर है। और जो सवाल पब्लिक ने पूछा वो ये कि जेएनयू का मतलब विरोध, पब्लिक के दिमाग में एक ही इमेज है। जवाब दीजिए इन दोनों सवालों का। मैं बता रही हूँ, देखिए मुझे सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं करनी है। अभी सबको पता है कि भाई हवा में चुनाव है यूपी में, तो और कोई मुद्दा है नहीं और किसी बात पे प्रचार करना नहीं है, कुछ रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं दिखाने को, तो फेवरेट इन लोगों का टॉपिक बन जाता है इस्लामोफोबिया। टॉपिक ही बदल दिया। तो कुछ भी बनता है कि देखिए ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में भी, और हिटलर जो है वो नए शत्रु ढूंढ रहे थे, नया प्रोपेगेंडा बन रहा था। ठीक है, समझ में। यूपी के चुनाव को देखकर यहाँ जेएनयू, दिल्ली में जो है जेएनयू, उसका कोर्स डिसाइड हो रहा है। ये कनेक्शन निकाला है सायरा शाह हलीम जी ने। यूपी के चुनाव जो अगले साल फरवरी में होंगे, उसकी वजह से जेएनयू में काउंटर टेररिज्म का हमने यहां देखा कि कोर्स शामिल किया गया है। क्या ये सिर्फ जेएनयू में हो रहा है? और क्या दूसरे यूनिवर्सिटीज जो दुनिया में है वहां ये कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा? और क्या वहां पर भी चुनाव है? हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कितने ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे विश्व में। आइए मैं आपको बताती हूं कि विश्व भर में कितनी यूनिवर्सिटीज काउंटर टेररिज्म का कोर्स पढ़ा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में काउंटर टेररिज्म का कोर्स है। ये यूनाइटेड नेशंस है, ये किसी कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट करता। देश की 190 विश्व की 190 देश यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और वहां काउंटर टेररिज्म का कोर्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जेएनयू में है तकलीफ। अब देखिए, सेंट्रल लैंकशायर यूनिवर्सिटी में काउंटर टेररिज्म सिखाया जाता है, लेकिन जेएनयू में नहीं पढ़ा सकते, परमिशन नहीं ली है हमने वामपंथी पार्टीज की।
क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन जेएनयू में नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, इसलिए यहां काउंटर टेररिज्म पढ़ाया जा रहा है। क्या क्रैनफील्ड और रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से प्रभावित होकर ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है क्या? अब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेरिका में है, लेकिन यहां भी शायद डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का कोर्स पढ़ाया जाता है, तो शायद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन फ्लोरिडा में भी होने वाले हैं, इसलिए वहां पे ये एक्सट्रीमिज्म पे कोर्स पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, धार्मिक और वैचारिक उग्रवाद, धार्मिक और वैचारिक, ये वैचारिक और धार्मिक जो रेडिकलिज्म है इस पे कोर्स है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में। यहां भी शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, शायद इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया होगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो है, धार्मिक और वैचारिक उग्रवाद का, यहां पर भी बैचलर डिग्री का कोर्स है, शायद यहां भी ये भी प्रेरित है उत्तर प्रदेश के चुनाव से। और इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेररिज्म, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी उत्तर प्रदेश के चुनावों का इंपैक्ट है। सायरा शाह हलीम जी, मुझे बता दीजिए, ये इतने सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, सायरा शाह हलीम जी, सब जगह उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, बात है सबको कंपैरेटिव रिलीजन, कंपैरेटिव धर्म भी एक सब्जेक्ट होता है, सबको पता है। उसका क्रिटिकल एक अप्रिसिएशन कोर्सेज होते हैं वर्ल्ड वाइड। मैं भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम दे दूंगी जहां कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ेंगी और इस्लामोफोबिया में को फैलाने में उसकी मदद करेंगी तो पीपल आर गोइंग टू कॉल आउट। तो मैडम ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया है क्योंकि वो तो इस्लामिक टेररिज्म पे ही पढ़ा रहे हैं बैचलर डिग्री। ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया है, कभी आपने आवाज नहीं उठाई? एक ड्यू डिलिजेंस होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ, सिर्फ सायरा शाह हलीम और वामपंथी पार्टियां करेंगी ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर। शाज़िया इल्मी, आप एंकर हैं, मैं आपसे इजाजत मांगना चाहती हूँ। अभी सीताराम येचुरी जी और डी राजा जी बहुत ज्यादा महिमा मंडन कर रहे थे जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन से वहां पे, और कोविड की में क्या शानदार रोल चाइना ने प्ले किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बहुत तारीफ कर रहे थे और ऑनलाइन उसमें जाकर वहां पे उन्होंने पूछा कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है चाइना में, क्यों इस्लामोफोबिया चाइना में है, ये क्यों नहीं सीताराम येचुरी जी पूछ पाए बेचारे। वहां पे क्यों महिमा मंडन कर रहे थे, क्यों हाथ पैर जोड़ रहे थे और कह रहे थे कोविड में क्या रोल निभाया चाइना ने, पूछिए जरा, जवाब दे पाएंगी सायरा शाह हलीम जी? उइगर मुसलमान चाइना में नहीं नजर आते वामपंथियों को? ये कॉन्स्पिरेसी उनको वहाँ का मुसलमान नहीं लगता शायद। हाँ, नहीं दिखाई देंगे, इंडिया में दहशतगर्दी फैलाता है, मुसलमानों के लिए कॉन्सेंट्रेशन फैलाता है, वो उग्रवादी है। आरएसएस जो है मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। नहीं, तो उमर खालिद और कन्हैया लग पड़े हैं, शहजाद पूनावाला, ये जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेररिज्म का कोर्स है, ये इस्लामोफोबिया का कोर्स है क्या? देखिए नाविका जी, ये इस्लामोफोबिया वाला विक्टिम कार्ड इनका सबसे पुराना है। अगर ऐसा होता तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ से भी प्लेन के पहिए पे लटक के मुसलमान जा रहे होते, पर सायरा शाह हलीम तो चीख रही है आपके शो पर, और वहाँ से अफगानिस्तान जो मुस्लिम बाहुल है वहाँ से लटक के यहाँ पे लाने की पेशकश सायरा शाह हलीम कर रही है। तो इस्लामोफोबिया असल में कहाँ है उनको जरा देखना चाहिए। पर दिक्कत यह है कि सायरा शाह हलीम इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और वो कट्टरवाद का समर्थन करती है, उसको संरक्षण देती है, इसलिए इनको तालिबान में भी अच्छाई कभी नजर आ जाती है। कभी ये कहते हैं गिव तालिबान अ चांस, सुधर जाएंगे ये तालिबान, और कभी इनको लगता है कि भारत में इस्लामोफोबिया। मेरी बात अरे पूरी तो होने दीजिए। तालिबान आईसिस गिव तालिबान अ चांस की तो वो तस्वीर आपने देखी है ना शहजाद पूनावाला, वो गुड तालिबान है, गुड तालिबान है जो टेलीविजन के स्टूडियो में एंकर के पीछे गन्स लेके खड़े हुए हैं और उसे शूट नहीं कर रहे, वो शूट थोड़ी कर रहे हैं एंकर को, तो वो गुड तालिबान ही तो हुए। बिल्कुल ही नहीं दे रही आपको कोई इन्होंने
मेरी आज की नहीं, इन्होंने ये भी कहा तालिबान इज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालिबान आइसक्रीम खा रहा है, तालिबान अम्यूजमेंट पार्क में गाड़ियां चला रहा है, तो तालिबान सुधर गया है। ये तो इनकी तालिबान के लिए हमदर्दी है। सायरा शाह अलीम, आप इस तरीके से डिबेट करिए, आप इतने सायरा जी डेमोक्रेसी से कहीं ऊपर है कर्टसी। सायरा जी डेमोक्रेसी से कहीं ऊपर है कर्टसी। डेमोक्रेसी हम सीखें या ना सीखें, कर्टसी सीखनी जरूरी है। और शुभ्रांशु जी और सायरा जी दोनों कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे, ये गलत है, गलत है। शहजाद कुछ कह रहे हैं, उनको बोलने नहीं दीजिए। आपके पास आऊंगी 45 मिनट की डिबेट है, मैं नहीं जा रही कहीं। रुक जाइए, ब्रेक लगाइए। खुदा के वास्ते थोड़ा समय दे दीजिए बोलने के लिए। देखिए, एक तो वो है तालिबान जो गोलियां चलाता है और ये इनकी जुबानी गोलियां बंद नहीं होती, AK-47 चलते ही रहता है। अरे तालिबान को मैं आईसिस को एक्सपोज कर रहा हूं, आप क्यों बौखला रही है? आप स्पोक्स पर्सन है क्या? रुक जाइए आप अब। अरे भाई साहब, रुक तो जाइए 1 मिनट के लिए, अब मुझे बात तो रखने दीजिए। मेरा सवाल आप ही से है सायरा शाह अलीम। मेरा सवाल यह है कि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगी, उसको टैकल कैसे करेगी? अगर प्रॉब्लम वहाबी इस्लाम में है और अगर उस पर एक कोर्स हो रहा है और अगर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इसमें आपको इतना संरक्षण। देखिए, इनकी पुरानी आदत है, जब शायरा बानू का केस हुआ था और उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इन्होंने कट्टरपंथियों का समर्थन किया। अब जब अभी 3 तलाक का कानून पारित हुआ तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। ये कहते हैं हम महिला अधिकारों के लिए, ये कहते हैं हम लोकतंत्र के लिए हैं, पर ये कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं शरिया के लिए। और इसीलिए आज भी कट्टरपंथी मुसलमान एक्सपोज ना हो, तालिबान आईसिस की विचारधारा के बारे में लोगों को पता ना चले, उनको गुमराह करने की जो चीजें वो करते हैं वो ना हो, इसीलिए वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। आप जो है ना हवा में मत घुमाइए, और आप जो है आप अच्छा मुझे बताइए, डू यू सपोर्ट ट्रिपल तलाक लॉ? डू यू सपोर्ट इट? Do you support triple talaq law? I was against the triple talaq. I was against. So very good. But triple talaq is also, triple talaq का नाम मत लीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ जाएगा। मैं शुभ्रांशु जी से पूछना चाहती हूँ, शुभ्रांशु जी विश्वास करते हैं, हम लोग संविधान के साथ खड़े हुए हैं, हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, और कोई भी कट्टरपंथी जो संस्था हो या फोर्सेस हो, हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। भारत के संविधान के तहत ही एकेडमिक काउंसिल ने ये कोर्स लगाया है। संविधान आप भारत का मानती है या अपना लिखा हुआ संविधान आपका पर्सनल है, ये मैं अभी तक नहीं जान सकी हूँ, लेकिन शुभ्रांशु जी के पास जाना चाहती हूँ। शुभ्रांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सिंपल और स्ट्रेट सवाल। दुनिया की इतनी यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं काउंटर टेररिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज में ये एक बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है जिसके लिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं। आप बुनियादी तौर पर इस सब्जेक्ट से इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, विवाद क्या है, विरोध क्यों है? हाँ, मैंने आपको पहले भी अपने रिप्लाई में बताने की कोशिश की कि काउंटर टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में काउंटर टेररिज्म का कोर्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जो उसका सब्जेक्ट और कंटेंट है, आज जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है उसको पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया एकेडमिक काउंसिल से, जबकि वो रिजेक्ट किया गया। किस बात पे? क्योंकि उसमें लिखा था इस्लामिक टेररिज्म। अब इसको नया नाम देके काउंटर टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है, लेकिन उसका कंटेंट और सब्जेक्ट मटेरियल जो है उसमें साफ साफ एक धर्म। सीधा बता दीजिए, आप सीधा बता दीजिए, भारत के आसपास के देशों में इस्लामिक टेररिज्म क्या मुद्दा नहीं है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, आपको सीरिया में, इराक में कहीं इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा है। और मैं पूछना चाहती हूं कि इसमें इस्लामिक टेरर अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा है तो वहां तो वीजा ले लेके लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कंधमाल एक जगह है, क्या उसमें कौन से धर्म के लोग थे?
वो एक धार्मिक कट्टरता एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, हमारे देश की भी प्रॉब्लम है, उसको मैं इसका समझने जवाब की है, तो उसको पढ़िए ना, समझने की जब पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप भी पॉलिटिकल साइंस से हैं। जरूरत नहीं है। अगर धार्मिक कट्टरता है तो उसमें एक बड़ा अगर धार्मिक कट्टरता है, देश पे अगर धार्मिक कट्टरता है, इसमें अगर कोई बात नहीं है। कट्टरता है तो उसमें बहुत से गौरक्षक दल, सौरभ बहुत वर्सेस से लोग सुधांशु जो करें। चूड़ी वाले या सब्जी वाले को मार रहे हैं, वो भी धार्मिक कट्टरता है। उसकी बात क्यों नहीं की जाएगी? उसकी बात अगर कोई बोलेगा तो उसको ये क्यों बोला जाएगा कि आप इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं? आ गए आप अपने लाइन पे आ गए। एक तरफ जब इस पे डिबेट और डिस्कशन की बात होती है, या आप पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, तब आप सीधा अपने ओरिजिनल डिबेट पे चले जाते हैं। फंडामेंटलिज्म को हम नहीं मानते, उसका समर्थन नहीं करते। अब वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे टेररिज्म किसने फैलाया है? टेररिज्म किस कहां से आया है? टेररिज्म के बारे में क्या लिखा गया है? अगर सुभ्रांशु जी अमेरिका में ये पढ़ाया जाए, फ्लोरिडा में पढ़ाया जाए, ग्रिफिथ में पढ़ाया जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर जेएनयू में पढ़ाया जाए तो उत्तर प्रदेश है। आप कह रहे हैं धार्मिक कट्टरता। शहजाद पूनावाला, इनको लगता है कि धार्मिक कट्टरता जो है वो सिर्फ इस्लाम से जोड़ी जाती है, इस पर इनको विरोध है और इसी का विवाद है। जवाब दीजिए सुभ्रांशु जी। गलत है, वो पॉलिटिकली गलत है। देखिए, शुभ्रांशु जी ने एक बात कही, प्लीज एक एक करके बात करते, कम से कम हमको कर्टियस रहना चाहिए। अगर जेएनयू में वाकई आप पढ़ के आए हैं तो सुनिए, मैं ये कहता हूं कि इनका एक एनिमल फार्म नाम की किताब है जॉर्ज ऑरवेल की, उसमें लिखा गया था कि सभी प्राणी समान है पर कुछ प्राणी ज्यादा समान है। ये इनका यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब हम बात करते हैं इस्लामिस्ट टेरर की। ये इनका ट्वीट है जो ये हिंदुत्व फैसिज्म इनको दिख जाता है। 2-3 जहां पे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो वहां पर पूरा हिंदू समाज का जय श्री राम युद्ध घोष इनके लिए बन जाता है, परंतु जो पूरी दुनिया को ग्रस्त करने वाला, संक्रमण करने वाला इस्लामिक आतंकवाद जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने उसका चेहरा देखा है, उसको एक बार ये कह दे इस्लामिक फैसिज्म, मैं इनको चुनौती देता हूं। नहीं, हिंदू को गाली देना, हिंदुओं को की तुलना करना, उनको कट्टरपंथी कहना, ये इनका असली एजेंडा। काउंटर टेररिज्म पे कोर्स है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसका नाम लेने पर इतना कट्टर विरोध क्यों? कभी इसे जोड़ देते हैं धर्म से, कभी इसे जोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। क्या इस कोर्स का जो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में विश्व भर में पढ़ाया जाता है, इसका या धर्म से या उत्तर प्रदेश के चुनाव से कुछ लेना देना है या नहीं? और सवाल पब्लिक का, पर आज पब्लिक ने सही सवाल पूछा। सवाल यह था, जेएनयू मतलब विरोध, ये ऐसा क्यों बन गया है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है और आज भी वामपंथी सोच रखने वालों का इस पर कोई सटीक जवाब नहीं था। क्यों? ये सोचने की बात है। मैं अपने मेहमानों से विदा लेती हूं, लेकिन अब सवाल पब्लिक का में आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बता दूं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत शानदार प्रदर्शन जारी कर रहा है। अभी तक भारत ने झोली में 7 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने आज कमाल कर दिया है। एक दिन में भारत ने 5 मेडल जीते हैं। जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। निशानेबाजी में अवनी लखेड़ा ने सीधे गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में अवनी ने गोल्ड अपने नाम किया। और आज सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैवलिन में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल हमारे साथ मौजूद है। सुमित, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ढेरों बधाई दूंगी पूरे भारत की तरफ से, क्योंकि आज आपने भारत का फिर शान से सिर ऊंचा कर दिया है। ये ओलंपिक और भारत और 2021 का क्या नया रिश्ता है कि 2021 में हमें इतनी खुशखबरियां और इतने मेडल मिल रहे हैं वहां से? थैंक यू सो मच मैम फॉर द विशेस। और बात करें टोक्यो 2021 की, तो एथलीट्स अब की बार काफी प्रिपेयर थे अपने, और अभी हमारे मेडल आए मैम, और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 5 दिन रहते हैं मैम,
और तो काफी मेडल्स की उम्मीदें और कर रहे हैं हम अपने पैरा एथलेटिक्स से। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि और भी मेडल्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। आपने आज जब मेडल जीता तो पहले सोच दिमाग में क्या था आपके? जैसे मैंने काफी मेहनत की थी इस मोमेंट के लिए, तो सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि हाँ मैंने कर दिखाया ये। और दूसरा ख्वाब मेरे मन में ये आया कि हाँ फाइनली मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से देश को मुझ पे प्राउड फील हो। 2015 में आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था और दुर्घटनापूर्वक आपने अपना पाँव भी खो दिया था। उस वक़्त आपके दिमाग में क्या था, और आज जब उन दिनों के बारे में सोचते हैं तो सुमित अंतिल कैसे निकला? क्योंकि पूरा देश आपसे एक उम्मीद देखता है, एक जिसको कहते हैं कि डिटर्मिनेशन देखता है आपकी स्टोरी में। आप उनको आज क्या बताएंगे कि ये आपकी जर्नी कैसी रही और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं और लोग कैसे आ सकते हैं? ये हादसा मैम 2015 में हुआ था मेरे साथ, और उसके बाद जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में होते हैं तो ये होता है कि सब बाकी ठीक ठाक होते हैं, तो ये फीलिंग आती है कि मैं ही क्यों। तो उसके बाद मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में गया जब पूना, तो वहाँ पे मैंने अपने लाइक एम्पुटीज वगैरह देखे खुद, लाइक जो मेरी तरह थे। तो ये हुआ कि हाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे हैं। वहाँ से मेरे को काफ़ी वो हुआ। तो वहाँ पे मेरे को जो अपने आर्मी के अंडर में खेलते हैं प्लेयर्स हैं, पैरा एथलीट्स, वो मिले, उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। और उसके बाद 2 साल तक मेरे को ये, क्योंकि शुरू में इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम एक हाई क्वालिटी की लेग वो कर सके। तो उसके बाद एक दिन मैं और मम्मी बात कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने कहा कि चलो गेम करते हैं। तो मम्मी बोली ठीक है, जो तेरा मन है ना वो कर ले, हर टाइम पे साथ दूंगी तेरा। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे स्टेडियम में जाने लगा तो पता लगा मेरे को कि हाँ ऐसे ऐसे गेम होते हैं और ये रूल्स होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं। उसके बाद मैं अपने कोचेस के पास आ गया, जो वीरेंद्र धनखड़ और नवल सिंह जी हैं। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर, कठिनाई काफ़ी आई, जैसे बार बार मेरे लेग ब्रेक हो रहे थे शुरू में, क्योंकि जो इम्पैक्ट मैं डाल रहा था उस पर वो काफ़ी हाई था और वो इस लेवल के नहीं थे कि वो उस इम्पैक्ट को झेल सके। उसके बाद मेरे को एक दूसरी लेग मिली, वो इम्पैक्ट तो झेल रही थी लेकिन वो बाउंस बैक कर रही थी मेरे को। क्योंकि इस फील्ड में एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पाते कई बार कि ये लेग सुटेबल है या नहीं है। एक अच्छी लेग ढूंढने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, और उसके बीच में मेरे को इंजरीज भी आई। जैसे कभी कभी मेरे जो स्टंप होता है वो छिल भी जाता है, और छाले वगैरह तो होते ही रहते हैं उसमें। तो पेन भी काफ़ी सहन किया है इस मोमेंट के लिए। तो बहुत पेन सहा होगा, लेकिन जब इस बार तैयारी करे और आज जैवलिन थ्रो का जो समय आया तो दिमाग में आपने क्या सोचा? क्योंकि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। आपकी पहले की जो सबसे अच्छी थ्रो थी वो शायद 66.95 मीटर थी। फिर आपने एक और थ्रो की जो 68.55 मीटर गई, और इससे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया। क्या सोचा आपने उस वक्त? और वो जो तस्वीरें हमारे टेलीविजन पर दर्शक देख रहे हैं वो एक अचीवमेंट की जो आपकी है कि अंदर से आपको शायद पता लग गया कि ये बहुत अच्छी थ्रो गई है आपकी। क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? जी मैम, उस टाइम पे मैं ये नहीं देख रहा था कि स्टैंडिंग में कौन से नंबर पे चल रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को ये था कि बस हाँ मेरे को बार बार अपना बेस्ट करना है जितना मैं, क्योंकि मैं जब ग्राउंड के लिए निकला था तो मन में यही था कि आज ही है वो दिन जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। और यही सोच के मैं ग्राउंड पे उतरा था। जो मेरी पहली थ्रो थी वो 66.95 मीटर थी, वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उससे पहले भी मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 70 के आसपास की थ्रो की, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाया। लेकिन मैं अपने आने वाले टूर्नामेंट में पक्का 70 प्लस टच करूंगा। वाह, क्या बुलंद सोच है आपकी। नीरज चोपड़ा कितना आपके लिए आइडल रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में। जी, जब उनका गोल्ड मेडल आया तो
हम जैसे इंडियंस काफी इंस्पायर हुए उनसे, और मैं चाहता था उनसे बात करना, लेकिन वो काफी बिजी थे, तो उस टाइम पे वो बात नहीं कर पाए मेरे से। और उसके बाद एक मोटिवेशन हो गया कि हाँ, जब ये गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं तो हम भी तो लेके आ सकते हैं। उसी चीज को फोकस करके ही फिर हमने आगे आने वाली तैयारी पे ध्यान दिया था। तो उसके बाद से आज तक आपकी नीरज चोपड़ा से बात हो पाई कि नहीं? नहीं मैम, उनका काफी बिजी शेड्यूल है, मेरी बात बिल्कुल नहीं हो पाई उनसे। अब आप भी बिजी हो जाएंगे या आप उनसे बात करना चाहेंगे? अगर आप उनसे बात करना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको नीरज चोपड़ा से जोड़ने की। बिल्कुल मैम, मैं अभी तो जैसे मैं और मेरे कोच ने डिसाइड किया था कि हमारे पैरालंपिक्स के बाद में मैं उनसे फोन पे नहीं लेकिन पर्सनली जाके मिलूंगा मैं उनसे, क्योंकि मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। और अब तो आपके लिए इतने फैन होंगे पूरे देश भर में, इतने सारे फैंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या कहेंगे? मैं मैम उनसे एक ही बात कहूंगा कि अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो, और कोई किसी भी फील्ड में है, वो एथलीट है या और किसी भी फील्ड में, अपने देश का नाम रोशन करो। देश का नाम रोशन करो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। बहुत अच्छी बात कही सुमित जी आपने हमें, और आपको देखकर ना सिर्फ हम यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत में, पर मेरे ख्याल से आज देश का बच्चा, देश का हर युवती जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या दुनिया के किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, वो आपसे ज़रूर प्रेरणा लेगा। और आज ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और बहुत सारा आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है पूरे देश से। देश का आपने सचमुच बहुत नाम रोशन किया। जाने से पहले सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का आपको जब फोन आया तो कैसा महसूस हुआ? मैं काफी नर्वस था उनसे बात करते टाइम, बट जिस वे में उन्होंने बात की थोड़ा पॉजिटिव वो हो गया है थोड़ी देर में, कि मेरे को एक टाइम पे लगा कि मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। काफी अच्छी बातें बोली उन्होंने, काफी मोटिवेट किया है हमारे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी, और बधाई दिया गोल्ड मेडल के लिए। चलिए, बहुत बहुत गौरव की बात है। कुछ ऐसा है जो प्रधानमंत्री जी से ना कह पाए हों, अभी कहना चाहें तो कह दीजिए, उन तक पहुंच जाएगा। बस मैम थैंक यू ही कहना चाहूंगा मैं सर को, क्योंकि जो वो एथलीट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक जो साई अपना काम करते हैं वो अलग चीज है, बाकी जैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि एथलीट से खुद बात करते हैं, इस चीज पे एथलीट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। लाइक जिनके बाई चांस किसी वजह से मेडल नहीं आ पाए, वो भी ये सोचते हैं कि भाई अगली बार मैं मेडल लेके आऊंगा और मैं भी सर से बात करूंगा। तो ये काफी मोटिवेशनल चीज है, और वो तो जिनके मेडल नहीं है उनसे ही बात कर रहे हैं, तो ये काफी बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है ये चीजें। सुमित जी, हमसे बात करने के लिए और गोल्ड मेडल पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। विदा लेते हैं आपसे, पर चमकते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए। नमस्कार। लेती हूं आज दर्शकों से भी विदा। सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल शाम 8 बजे।